नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले रिकैप से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी JNTBGRI निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, तिरुवनंतपुरम या फिर गुवाहाटी। हाल ही में ताड़ के पेड़ की एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज तिरुवनंतपुरम स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखी गई है। ताड़ के पेड़ की यह दुर्लभ प्रजाति केवल दक्षिणी अंडमान द्वीप में ही मिलती है। इस स्पीशीज को दक्षिणी अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में देखा जा सकता है, लेकिन यह पहली दफा है जब इस प्रजाति की मौजूदगी दक्षिणी अंडमान के अलावा किसी अन्य जगह मिली है। बात करें JNTBGRI की तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। प्रोफेसर अब्राहम इस संस्था के फाउंडर डायरेक्टर थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी तिरुवनंतपुरम। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 22 मई। 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इस साल के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है बी एंगेज्ड। पॉलिनेटर्स यानी पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जीवों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मौजूदा वक्त में पॉलिनेटर्स की संख्या में आ रही गिरावट से जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है कि मधुमक्खी, तितली, चमगादड़ और चिड़िया जैसे अन्य पॉलिनेटर्स मानव गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। पॉलिनेटर्स न केवल खाद्य सुरक्षा में सीधे तौर पर योगदान देते हैं, बल्कि ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी काफ़ी अहम होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 20 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। एक रिपोर्ट के मुताबिक तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में 115 बाघों और 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे पुराने नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इस टाइगर रिजर्व में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती टीक वन यानी सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी यह महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा सवाल, हाल ही में सरकार ने 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री टैग दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इन 6 शहरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है जयपुर, अंबिकापुर, इंदौर या फिर नवी मुंबई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों के लिए गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग के रिजल्ट की घोषणा की है। इसके मुताबिक कुल 141 शहरों को रेटिंग दी गई है। इसमें 6 को 5 स्टार, 65 को 3 स्टार और 70 को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। जिन 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज रेटिंग दी गई है उनके नाम इस प्रकार हैं, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट और सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटक और नवी मुंबई महाराष्ट्र। इसके अलावा नई दिल्ली, करनाल, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भिलाईनगर, भोपाल, जमशेदपुर इत्यादि 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग वाले शहरों में शामिल रहे, जबकि रोहतक, ग्वालियर, महेश्वर, वडोदरा, भावनगर इत्यादि 1 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग वाले शहरों में शामिल रहे। तो इस प्रश्न में कौन सा शहर शामिल नहीं पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जयपुर। चौथा सवाल, 1816 में हुई सुगौली की संधि का संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य किस देश के साथ है। ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बर्मा या फिर जापान। हाल ही में नेपाल ने अपने उस नक्शे को मान्यता दे दी है जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर की एक लंबी सीमा साझा करते हैं। सुगौली संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। यह संधि 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि के मुताबिक काली अथवा महाकाली नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत का होगा, जबकि पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नेपाल। पांचवा सवाल, सुर्खियों में रही शेकटकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन है खेल अवसंरचना का निर्माण, पर्यावरण न्याय, सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण,
और अंतर्राज्यीय जल विवाद। हाल ही में शेकटकर समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित हैं। आपको बता दें कि 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी शेकटकर ने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी शेकटकर समिति का संबंध सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से है। छठा प्रश्न, हमारा वायुमंडल कुल 5 परतों में विभाजित है। इस वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। हमारा वायुमंडल कुल 5 परतों में विभाजित है। इन परतों के नाम इस प्रकार हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसका विस्तार लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। इसका विस्तार लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल के ऊपर बाह्य वायुमंडल वाली परत आती है। यह लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें इसी परत से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी बहिर्मंडल। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बाह्य वायुमंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। दूसरा कथन, आयन मंडल समताप मंडल का एक भाग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, जिस कारण यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकती है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो इस प्रश्न में सही कथन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सही नहीं हैं। आठवां सवाल, उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को लू कहते हैं। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? ऑप्शन है स्थायी पवन, स्थानीय पवन, व्यापारिक पवन या फिर मौसमी पवन। पवन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवनों को व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। व्यापारिक पवन, पछुआ और पूर्वी पवनें स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। यह पवन वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में ही चलती रहती है, जबकि मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। भारत में मानसूनी पवनें मौसमी पवन का उदाहरण हैं। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष अथवा दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे कि स्थल एवं समुद्री समीर। स्थानीय पवनों का एक अन्य उदाहरण लू भी है। उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को लू कहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, यानी लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। तीसरा कथन, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। और चौथा कथन है, निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2 या फिर उपर्युक्त सभी। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब में तेजी से गिरावट आती है, जबकि समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। इसके अलावा वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा भी प्रभावित होता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, जबकि निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। गौरतलब है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। 10वां प्रश्न, सेल्सियस पैमाने पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, -4 डिग्री, 4 डिग्री या फिर 2 डिग्री। तापमान को मापने की मापक इकाई डिग्री सेल्सियस है।
इसका आविष्कार एंड सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है, जबकि सेल्सियस पैमाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। तो इस प्रश्न में जल का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करने की बात कही है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर झारखंड। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।